हे गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी दबा कर ही जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया से संबंधित साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में बात कर लूँगा। उसके बाद मैंने एक 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बनाया है, उसे भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु की। आखिर जीवाणु है क्या? तो देखिए, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्त। ठीक है, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है और इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसीलिए पहले समझा जाता रहा कि यह एक पादप है। ठीक है, बाद में इसे जंतु जगत का हिस्सा बना दिया गया है। वहीं अगर बात इसकी आकृति की जाए तो जो बैक्टीरिया होता है वो आकार में गोल होता है, मुक्त चक्राकार होता है, छड़नुमा होता है। ठीक है, गोल भी होता है, चक्राकार होता है और छड़नुमा होता है। छड़नुमा यानी ऐसा रॉड के जैसा। ठीक है, या यूं कह लें कि इसका जो आकार होता है वो अनियमित तो होता है, कोई खास आकार नहीं होता, एक तरह का आकार नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के साइज में, शेप में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इसकी प्राप्ति की बात की जाए, बैक्टीरिया के प्राप्ति की बात की जाए तो यह लगभग पृथ्वी पर सभी जगह मौजूद है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया के आकार की तो इसका जो आकार है 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक के होता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की शाखा की बात करें, बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो बैक्टीरिया के अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के जिस ब्रांच के अंतर्गत, शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात इसकी उत्पत्ति की करें, ठीक है, बैक्टीरिया की उत्पत्ति की बात अगर करें तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, बैक्टीरिया से हुई है। इस बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड का अर्थ होता है लिटिल स्टिक। क्या होता है? लिटिल स्टिक, और उसका मतलब होता है छोटी छड़ी। अर्थात जब प्रारंभ में बैक्टीरिया खोजा गया था तो यह रॉड जैसा ही था। ठीक है, इसी कारण से इसे छोटी छड़ी कहने के कारण ही बैक्टीरिया रोड जैसा ही था, इसीलिए इसको छोटी छड़ी के नाम से भी नामित किया गया। अगर हम लोग बैक्टीरिया के प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति मोटाइल भी होती है और नॉन मोटाइल भी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, मोटाइल मीन्स गतिशील, नॉन मोटाइल मीन्स स्थिर। तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो गतिशील भी होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो स्थिर भी होते हैं। कहने का सेंस ये है दोस्त कि जब हम किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो वो बैक्टीरिया एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। वो रेंग भी सकते हैं, बैक्टीरिया रेंग भी सकता है, और कुछ बैक्टीरिया नहीं भी रेंग सकते हैं। जो रेंग सकते हैं, जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसको हम लोग मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, और जो नहीं रेंग सकते हैं, नहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, उसको नॉन मोटाइल कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग खोज की बात करें, बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1677 यानी कि 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये दूध को दही बनाने में मदद करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया की, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पौधों में नाइट्रोजनीकरण में सहायता करता है। यानी कि पौधों के जो जड़ों में गांठें होती है उसमें नाइट्रोजन होता है जो भूमि को काफ़ी फर्टिल यानी उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण में बदलता है, यानी नाइट्रोजनीकरण करता है, नाइट्रोजेशन,
वो तुम्हारा राइजोबियम बैक्टीरिया ही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले बैक्टीरिया की, जिसका नाम है प्रोबायोटिक्स। ये जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है, ये पाचन और अवशोषण में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगले बैक्टीरिया की बात करें तो अगले बैक्टीरिया का नाम है इलेक्ट्रोबेसिली और बाइफिडो एंटीऑक्सीडेंट, बाइफिडो, इलेक्ट्रोबैसिली और बाइफिडो, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारी मदद करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्टेज होते हैं, हानिकारक मटेरियल्स होते हैं, उसको बाहर निकालने में ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें अगले वायरस की, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस कैसेई और लैक्टोबैसिलस पैराकैसेई। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और आगे जो है वो है बाइफिडोबैक्टीरियम लोंगम। ये जो है हमारे बॉडी के जहरीले प्रभाव के प्रति मददगार होता है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक्स मटेरियल्स होते हैं उनको ख़त्म करने में ये हमारी मदद करता है। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वही मैंने कवर किया है। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी का एक ट्रिक है। इस ट्रिक को यूँ याद करना है, पंडित का न्यू टीका। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, पंडित का न्यू टीका। देखिए, पंडित में प से प्लेग, एक्सप्लेन करें तो डी से डिप्थेरिया, और देखिए त और ट का जो उच्चारण होता है इंग्लिश का वो सेम होता है, इसीलिए आपको त को ट कंसीडर करना है और ट से टाइफाइड ले लेना है। ठीक है, वहीं अगर का की बात करें तो का से काली खांसी, और टी से टिटनेस और टीबी, ठीक है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, वो कंसीडर कर देंगे। और का मतलब कुष्ठ रोग। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो न्यू का मतलब न्यूमोनिया, और है फॉर हैजा, है ना। तो ये जितने भी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं कि ये बीमारियां किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियां हैं। तो आपको इसे याद कर लेना है। आई होप याद भी हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सवाल लेते हैं। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रकार से हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। पहला सवाल हमारा है, किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, ये जो बोला जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, द्रव की एक बूंद में कितने जीवाणु हो सकते हैं। द्रव की एक बूंद में कितने जीवाणु हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़। 5 करोड़ बूंद हो सकता है। तो चलिए हमारा अगला सवाल है तीसरा, सिरका बनाने में किस जीवाणु का इस्तेमाल होता है। सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा माइकोडर्मा एसिटी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल जो है हमारा, जीवाणु प्रायः किस विधि द्वारा जनन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, और इसका आंसर होगा अलैंगिक द्विखंडन। ठीक है, जीवाणु प्रायः किस विधि द्वारा जनन करते हैं, तो अलैंगिक द्विखंडन, क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन तो होता नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, टाइफाइड रोग जो है वो किस जीवाणु द्वारा फैलता है, किस जीवाणु द्वारा होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, इबर्थेला टाइफोसा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6, आलू में होने वाला रिंग रोग, है ना, किस जीवाणु के कारण होता है। आलू में होने वाला रिंग रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा अप्लेनिबेक्टर सेपिडेनियम,
अप्लेनिबैक्टर सेपिडेनियम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 का था कोढ़ जो है कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं किस जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये भी क्वेश्चन बीबीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 8 ये कहता है प्लेग रोग जो है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पास्टुरेला पेस्टिस। किसके द्वारा होता है? पास्टुरेला पेस्टिस। चलिए इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 9 हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है वो है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, सवाल अगला लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा तपेदिक या क्षय रोग जिसको टीबी भी बोलते हैं किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा जो तपेदिक और क्षय रोग है उसका प्रसारण होता है, उसका फैलाव होता है, जो भी कहें फैलता है। ठीक है, हम लोग अगला सवाल लेते हैं। जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया रोग वो किस बैक्टीरिया किस जीवाणु के द्वारा प्रसारित होता है, किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। अगला सवाल 12 नंबर लेते हैं। टेरामाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? टेरामाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। किस जीवाणु से प्राप्त होता है टेरामाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। ठीक है, और आज का आगे का सवाल है सवाल नंबर 13 टिटनस रोग। ठीक है, टिटनस रोग किस बैक्टीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रीडियम टिटनी। किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रीडियम टिटनी के कारण। सवाल नंबर 14 की बात करें तो ये कहता है सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो हमारा सिफिलिस रोग जो है ट्रैपोनेमा पॉलिडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्रैपोनेमा पॉलिडियम के कारण होता है। चलिए आज का हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि जो बंदर होते हैं उसमें एक रोग होता है डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री वो किसके कारण से होता है? तो वो होता है सीगेला डिसेंट्री वायरस के बैक्टीरिया के कारण। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सीगेला डिसेंट्री बैक्टीरिया के कारण होता है ये रोग। ठीक है, आज के इस बैक्टीरिया का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्त इसी तरह के और भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।